देखिए, आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं समुच्चय सेट के बारे में कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने परिभाषा लिखी है समुच्चय की, यहाँ पर लिखा गया है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये हम मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए यहाँ पर मैथ्स को हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित, तो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। सबसे मेन बात क्या हम समझेंगे कि यहाँ पर सुपरिभाषित का मतलब क्या होगा और एक समूह क्या होगा। ठीक है, तो सुपरिभाषित डेफिनेशन क्या होती है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित और इसके आगे लिखा है समूह। अब समूह क्या होता है, हम किसी भी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। अब वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, वस्तुओं का संग्रह करने के लिए कुछ नियम यहाँ पर बनाए गए। और एक बात ध्यान रखना, जो समूह है इसकी शुरुआत जॉर्ज कैंटर और डेडकाइंड नामक गणितज्ञ ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब यहाँ पर जॉर्ज कैंटर और काइंड नामक जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा था। तो क्या किया गया था कि उन्होंने क्या देखा कि जो समूह होते हैं, जैसे कि मान लिया जाए, जब हम देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब यहां पर इन्होंने देखा कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है, ठीक है, इनके अंदर एक विशेष नियम आ गया। इनके अंदर क्या आ गया, एक विशेष नियम आ गया। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है जब भी कोई भी समूह एक नियम से बंध जाता है, एक नियम का पालन करता है, उस समूह को हम समुच्चय कहते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो समूह होते हैं, समूह बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन जिस समूह के अंदर कोई एक विशेष नियम आ जाता है, उसी समूह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब यहां पर देखिए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं, 5। क्या कभी इसके अंदर, इसको आप बोल सकते हो क्या इसके अंदर 6 भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक नियम बना दिया, एक समूह बनाया गया है। एक समूह बनाने के बाद उन्होंने एक नियम बना दिया। ये जो नियम बनाया जाता है, जिस भी समूह के ऊपर उसको एक नियम से बांध दिया जाता है, समूह को, जब भी किसी समूह को अगर हम किसी नियम से बांध देते हैं, नियम से उसको बांध देते हैं, नियम से वो बंध जाता है, उसी समूह को हम समुच्चय कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। समूह और समुच्चय, इन दोनों में अंतर क्या होता है, समूह क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। समूह के बारे में आप कंप्लीट तरीके से जानते हो कि किन्हीं भी वस्तुओं का अगर हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। लेकिन उसको इकट्ठा करने के बाद अगर वो किसी एक विशेष नियम से बंध जाता है, किसी एक नियम का पालन करता है, उसी समूह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर यहां पर 1 दर्जन केले की बात करते हैं, 1 दर्जन केले, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर पहले से एक नियम बना दिया गया है कि 1 दर्जन केले के अंदर, 1 दर्जन केले में कुल कितने केले होंगे, तो हम बोल सकते हैं 12 केले। कितने केले होंगे,
12। अब 1 दर्जन केले के अंदर हम जानते हैं कितने केले आते हैं, 12 केले आते हैं। जब हम केले वाले के पास केले खरीदने के लिए जाते हैं तो हम उनसे 2 बातें बोल सकते हैं। या तो हम बोल सकते हैं कि 1 दर्जन केले हमको दे दीजिए, या हम बोल सकते हैं कि आप हमको 12 केले दे दीजिए। ठीक है, जब वो बेचता है केले वाला तो वो यही बोलता है 1 दर्जन केले, 20 के 1 दर्जन केले, 40 के 1 दर्जन केले। ठीक है, तो ये क्या बोला जाता है, इन्होंने क्या किया, केलों का एक समूह बनाया। केलों का क्या बना लिया, एक समूह, मतलब 1 2 3 4 5 से 12 तक इन्होंने एक समूह बनाया। ये एक समूह था, इसको बोल दिया गया कि ये एक समूह है, लेकिन ये जो 1 से 12 तक जो केले हैं, ठीक है, 1 से 12 तक जो केले हैं उनके लिए हमने एक विशेष समूह बनाया है, लेकिन इसको एक नियम से बांध दिया गया है। एक नियम से ये बंध गया है कि इसके अंदर जब 12 केले हो जाते हैं टोटल, तो उसको हम बोल सकते हैं 1 दर्जन केले। तो ये क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। लेकिन 1 से 12 तक ये क्या है, समूह है, मतलब उन केलों का समूह है, और वो जो समूह है वो एक नियम से बंध गया है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं समुच्चय। तो देखिए, सबसे मेन बात आपको ये याद रखना है कि समूह और समुच्चय, ठीक, अब समूह से ही हमेशा क्या बनता है, समुच्चय बनता है। पहले गणितज्ञों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि वस्तुओं के समूह, ठीक है, किसी भी संख्याओं का समूह, उनको देखा, और वो अगर एक नियम से बंध रहे हैं, एक नियम का पालन कर रहे हैं, तो उस समूह को उन्होंने क्या बोल दिया, समुच्चय बोल दिया। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं AEIOU, ये क्या है, एक समूह है। AEIOU एक समूह है, ये क्या है, समूह है। लेकिन गणितज्ञों ने देखा, जॉर्ज केंटर और डेड काइंड्स नामक जो गणितज्ञ थे, उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर तो नियम बन गया, एक नियम बन गया, नियम, इस नियम को अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। ठीक है, तो ये जो नियम बन गया है, इस नियम को उन्होंने बोल दिया कि ये एक समुच्चय है। ये क्या है, ये समूह तो है, ये समूह के अंदर आता है। AEIOU ये समूह तो है, लेकिन ये एक नियम से बंध गया है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये समुच्चय भी है। ये क्या बन जाएगा, समुच्चय बन गया। ठीक, क्यों बन गया, क्योंकि यहां पर एक नियम से ये क्या हो चुका है, बन चुका है। इसने क्या किया, एक नियम का पालन कर लिया, एक नियम से बंध गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कक्षा 11वीं में सबसे देखिए, अगर हम यहां पर देखते हैं और अन्य उदाहरण, जैसे कि मान लिया जाए फूलों का समुच्चय, फूलों का समूह। किसकी बात कर रहे हैं हम, फूलों का समूह। अब देखिए, फूलों का समूह क्या होता है, फूलों के समूह की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए जब हम किसी भी त्योहार पर, ठीक, किसी का भी स्वागत करने के लिए या दूल्हे के लिए, किसके लिए, दूल्हे के लिए अगर हम फूलों की माला को खरीदते हैं, किसकी माला को खरीदते हैं, फूलों की माला को अगर हम खरीदते हैं, तो क्या कोई उसके अंदर ये बता सकता है कि उसके अंदर कुल फूलों की संख्या कितनी होगी? ऐसा कभी कोई नियम बना है क्या? आप जो दूल्हा होता है, दूल्हा जो फूलों की माला को पहनता है, हम क्या उसकी माला को देखकर ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कुल कितने फूल होंगे? मतलब जब भी फूलों की माला बनाई जाती है, फूलों की जो माला बनाई जाती है, उसके अंदर ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि उसके अंदर 120 फूल होंगे, 130 फूल होंगे, 140 फूल होंगे, 50 फूल होंगे। वो माला कितने भी फूलों की बना सकता है। तो ये क्या कर सकता है, वो कितने भी फूलों की माला को बना सकता है।
इसका सीधा सा मतलब ये होता है, आप ये बोल सकते हो फूलों का वो समूह है, जो फूलों की माला है उसके अंदर वो फूलों का समूह है, लेकिन वो समुच्चय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हमने बोला जय श्री राम, क्या बोल दिया हमने, जय श्री राम। अब आप क्या करोगे कि आप अपने माइंड से ये सोचिए कि अगर हम हिंदू धर्म में जब भगवान का जप करते हैं माला लेकर, क्या करते हैं, माला लेकर जब हम जप करते हैं तो हम जानते हैं कि जो तुलसी की माला होती है, तुलसी से जो माला बनाई जाती है, ठीक है, तुलसी माता की जो लकड़ी होती है उससे, उसके पारे से जो माला बनाई जाती है, जब हम श्री राम का या कृष्ण भगवान का जब हम जप करते हैं तो हम ये जानते हैं उसके अंदर पारों की संख्या कितनी होगी, 108 होती है। आप गिनना, ठीक है, कितनी होती है, 108 होती है। तो उस माला को हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम जय श्री राम का जप करते हैं किसी, ठीक है, तो उसके अंदर माला जो होती है उसके अंदर जो पारे होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 108। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, समुच्चय। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब भी कभी भी किसी भी समूह के अंदर कोई एक विशेष नियम आ जाता है, उसी समूह को हम समुच्चय कहते हैं। तो देखिए अब हम यहां पर प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, समूह तथा समुच्चय में क्या अंतर है। प्रश्न क्या है हमारा, समूह तथा समुच्चय में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया था हर एक समुच्चय, दुनिया का कोई भी समुच्चय अगर है तो वो समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है। कहने का मतलब यह है, आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए, दुनिया का कोई भी समुच्चय, ठीक, दुनिया का कोई भी समुच्चय समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है, ठीक है, कोई भी समुच्चय क्या होता है, समूह होता है। क्योंकि जब समूह बनता है तभी क्या बनता है, समुच्चय बनता है। पहले क्या बनता है, समूह, फिर उसके बाद क्या बनता है, समुच्चय। अगर हम जैसे कि बात करते हैं कि मैंने अगर बचपन देखा है, क्या देखा है, बचपन, तो क्या मैं जवानी देखूंगा। अगर मैंने बचपन को देखा है तो मैं क्या देख सकता हूं, जवानी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जवानी देखूं। तो देखिए यहां पर हर समूह क्या होता है, समुच्चय होता है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, प्रत्येक समुच्चय एक समूह है। प्रत्येक समुच्चय एक समूह है, मतलब दुनिया का कोई भी समुच्चय अगर है तो वो समूह होता है। ठीक, फिर इसके बाद समझते, परंतु प्रत्येक समूह, हर समूह समुच्चय हो जरूरी नहीं है। ठीक है, हो जरूरी नहीं है। देखिए इसको आप कैसे समझोगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री पहले गुजरात के क्या थे, गुजरात के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। क्या थे, मुख्यमंत्री थे। गुजरात के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। अगर हम ये बात करते हैं कि यहां पर अगर हम बात करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी अगर गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्या थे, मुख्यमंत्री, हमने यहां पर बोल दिया समूह। क्या बोल दिया, समूह बोल दिया। अगर हम बात करते हैं, देखिए मैंने क्या बोला है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे तब क्या थे, मुख्यमंत्री थे।
अब जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसी एक नियम का पालन किया, नियम का, जैसे कि देशभक्ति, ठीक है। उन्होंने किस आधार पर काम किया? सिर्फ देश के लिए काम किया। जो भी कार्य किया उन्होंने एक नियम बना लिया कि मैं किस पे काम करूंगा, ओनली देश के लिए काम करूंगा। तो देखिए वो क्या बन गए आज, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, समूह, और फिर हमको क्या बनाना है, समुच्चय। ठीक, आप समझिएगा। श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो ऐसा जरूरी नहीं था कि वो प्रधानमंत्री भी बने, ठीक है। तो उन्होंने एक नियम का पालन किया, उन्होंने सिर्फ किस पर कार्य किया, देश के लिए काम किया, ठीक है। गुजरात में भी जब उनकी सरकार थी उन्होंने किसके लिए काम किया, सिर्फ देश के लिए। उन्होंने देश के लिए ही जन्म लिया है और उन्होंने देश के लिए ही काम किया। मतलब उन्होंने क्या किया, एक नियम का पालन किया, ठीक है, ओनली सिर्फ देशभक्ति। यहां पर तो अब सिर्फ नरेंद्र मोदी जी क्या बन गए, प्रधानमंत्री, क्या बन गए, अब वो देश के क्या बन गए, प्रधानमंत्री, ठीक है। मतलब कैसे बने, जब उन्होंने देशभक्ति दिखाई देश को, जब उन्होंने देशभक्ति के लिए काम किया, देश के लिए एक नियम का पालन किया, तो वो क्या बन गए, प्रधानमंत्री। कहने का मतलब यह है कि जो समूह होता है, समूह के अंदर जब नियम आ जाता है, जब वो किसी एक नियम का पालन करता है तो वो क्या बन जाता है, समुच्चय बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक समूह समुच्चय हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर देखिए ये आपको क्लियर आ गया होगा समझ में कि समूह और समुच्चय ये क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए, ठीक, तो समूह और समुच्चय, अब देखिए डेफिनेशन, देखिए अब हमने यहां पर तो समझ लिया प्रत्येक समुच्चय एक समूह है, इसके बारे में हमने समझ लिया, परंतु प्रत्येक समूह समुच्चय हो जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में बता दिया था कि किसी भी राज्य के प्रधानमंत्री अगर कोई मुख्यमंत्री अगर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। अब केवल सुपरिभाषित, क्या बोला गया है यहां पर, देखिए समझिएगा बात को, क्या बोला गया है यहां पर, बोला गया है सुपरिभाषित, सुपरिभाषित समूह, ठीक, ये वाक्य समझिए। सुपरिभाषित समूह मतलब जो नियम का पालन करते हैं, जो नियम से बंध जाते हैं, जो एक नियम के आधार पर चलते हैं, वही समूह जो होता है ही समुच्चय होता है। ये बात बस आपको उदाहरण के अंदर आप लिख सकते हो। अब उदाहरण के अंदर नहीं, आप इसके अंतर के बारे में आप लिख सकते हो। अब देखिए उदाहरण के लिए सुंदर फूलों का संग्रह, सुंदर फूलों का संग्रह समूह है। मतलब जब भी सुंदर जो फूल होते हैं, अगर जैसे कि मान लिया जाए आप 10 फूल रख लेते हो, कितने फूल रखते हो, 10, तो वो क्या है, संग्रह है। मतलब आपने 10 फूलों को इकट्ठा कर लिया, आप उसे कोई एक विशेष नियम नहीं दिया गया, ठीक है, तो वो क्या है, एक समूह है। क्या है, वो समूह है, लेकिन समुच्चय नहीं है। तो यहां पर आपने समूह और समुच्चय में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम यहां पर समझते हैं कि जो समुच्चय होते हैं, सेट होते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कोई भी जो समुच्चय होता है, कोई भी सेट अगर होता है हमारे पास, तो जैसे कि यहां पर हमने लिख दिया सेट ए, क्या लिख दिया, सेट ए। अब यहां पर अगर हमको इसके सदस्य, सेट क्या है, एक समूह जो होता है, कोई भी एक समुच्चय जो होता है, सेट जो होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो जैसे कि मान लिया जाए हमने यहां पर लिख दिया A E I O U, लिख दिया A E I O U, इसको हमने लिखा है। अब यहां पर नियम क्या है कि जैसे कि ये जो सेट लिखा है ये तो क्या है, एक समुच्चय है, ये क्या है, एक सेट है, ठीक है। और ये सब क्या है, इसके क्या है, ये सदस्य है, क्या है, सदस्य है। किसके सदस्य हैं, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के ये क्या कहलाते हैं, सदस्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सदस्य। कहने का मतलब यह है कि जो सेट ए है और ये क्या है, इसके सदस्य है। अब जब ये सदस्य है इसके A E I O U, ठीक है।
ये जो सदस्य है इनका लिखने का नियम क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है, कोई भी समुच्चय जो होता है उसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उसके जो, इसको हम गणित की भाषा में क्या बोल सकते हैं, अवयव। ठीक, क्या बोलते हैं, अवयव। ये जो अवयव होते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में। तो देखिए यहां पर ए लिखा है और यहां पर इस ए को लिखा है, यहां पर ए लिखा है और यहां पर भी ए लिखा है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर पहचानने के लिए ये कैसा लिखा गया है, कैपिटल लिखा गया है, ठीक है, और ये कैसा लिखा गया है, स्मॉल लिखा गया है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल, मतलब कैपिटल अक्षरों का उपयोग किया जाता है और यहां पर किसका किया जाएगा, स्मॉल का। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से किसको डिनोट किया जाता है, समुच्चय को, और उसके जो सदस्य होते हैं उसको किससे लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। तो ये इसकी क्या होती है, पहचान होती है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है, समुच्चय को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, ए बी सी और ये जेड, ऐसे हमने डिनोट कर दिया, ठीक है, अल्फाबेट से। ये सब क्या होंगे, सदस्य, मतलब सेट होंगे। लेकिन इसके जो अवयव होंगे, इसके जो सदस्य होंगे उसको कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे कि हमने लिख दिया ए बी सी, ठीक है, फिर हमने लिख दिया एक्स वाई, और ये कैसे लिखेंगे हम, स्मॉल। यहां हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, और यहां पर इनके अवयवों को लिखकर मझला कोष्ठक लगा दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, समुच्चय के लिए कौन सा कोष्ठक लगा देते हैं हम, मझला कोष्ठक लगा देते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे कि मान लिया जाए हमने एक सेट लिखा ए, क्या लिख दिया, ए 1 2 3। अगर हमसे कोई ये पूछते हैं कि 1 इसका अवयव है किसका, सेट ए का, मतलब एक जो है ये सदस्य है, एक क्या है, ये सदस्य है, किसका सदस्य है, समुच्चय ए का। अब ये बात मैथ्स में कैसे लिखी जाती है, मैथ्स में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए हमने यहां लिख दिया एक, क्या लिख दिया, एक, और ये होता है कि ये किसका साइन होता है, अवयव का, किसका साइन होता है, अवयव का। कुछ स्टूडेंट इसको बोल देते हैं उल्टा ई, क्या बोल देते हैं इसको, उल्टा ई। ये उल्टा ई नहीं होता है, जैसे कि हम बोल देते हैं ई, हमने ऐसा लिख दिया तो इसको कुछ क्या बोल देते हैं, ई बोलते हैं, ये ई नहीं होता है, ना ये उल्टा ई होता है, ना ही ये ई होता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, अवयव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अवयव, ठीक है। अब ये जो अवयव है ये किस बात को बोला जाता है, ये एक जो है ये अवयव है, एक जो है ये सदस्य है, किसका सदस्य है, सेट ए का, किसका है, सेट ए का। तो ये जो तरीका होता है, ये तरीका क्या होता है, ये मैथ्स में लिखने का तरीका होता है, ठीक है। और जो आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो इसका सीधा सा संबंध किससे होगा, संबंध से होगा। जब हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन से होगा, फंक्शन में होगा। ये तो सिर्फ आप स्टार्टिंग में इसको समझ रहे हो बेसिक तरीके से। तो मैथ्स में 1 अवयव है किसका, ए का, ये क्या हो गया हमारा, ये बताने का तरीका होता है कि जो एक है ये किसका सदस्य है, ये आपने यहां पर बताया है, तो किसका है, ए का। अगर हम बात करते हैं 2 अवयव है किसका, सेट ए का, इसको क्या पढ़ा जाता है, 2 अवयव है, 2 अवयव है समुच्चय ए का, क्या पढ़ा जाता है इसको, 2 अवयव है समुच्चय ए का, ठीक है। अब यहां पर आपको इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, हमने लिख दिया ए अवयव है 2 का, ये गलत होता है। अब आपको क्या याद रखना है, जब हम इस साइन को लगाते हैं, जब हम इस साइन को लगाते हैं अवयव कर, तो इस जैसे कि हमने बता दिया, हम मान लेते हैं इसको, हमने क्या मान लिया, इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लिया, इसको क्या मान लिया, राइट हैंड साइड मान लिया, ठीक। वैसे ऐसा कुछ किसी भी बुक में लिखा नहीं गया है कि ये इधर का लेफ्ट हैंड साइड होता है, उधर का राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। हम सिर्फ उसको समझने के लिए मान लेते हैं। तो आप जब तक इस मैथ्स को पढ़ते हो तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है
कि लेफ्ट हैंड साइड में हम समुच्चय के सदस्यों को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सदस्यों को, उनके अवयव को लिखेंगे। तो यहां पर अवयव कितना है? 3, तो ये हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ठीक, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? कौन सा सेट है? ए है। अब इसको कभी भी अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना, फिर इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ए समुच्चय है 3 का, तो ऐसा होता है क्या? ए समुच्चय है 3 का, तो ये तरीका क्या होता है? गलत होता है, रॉन्ग होता है। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? ठीक, कि लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे? सदस्य लिखेंगे, अवयव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अवयव। और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? समुच्चय लिखेंगे, जो भी हमको समुच्चय दिया गया है। ठीक है, तो ये तो आपको लिखने का तरीका कैसे होता है, किस तरीके से इसको लिखा जाता है, इसके बारे में आपने समझा। और जो समुच्चय होते हैं उनके सदस्यों को कैसे लिखा जाता है, मैथ्स में इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये बात आपने समझी। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 हमको दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे क्या कहा गया है? प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है। अब इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको पहचान करना है कि कौन से समुच्चय है और कौन से समुच्चय नहीं है। तो देखिए, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का समूह, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनका हमको क्या बनाना है? समूह बनाना है। और जब हम एक समूह बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक समुच्चय, मतलब वो एक नियम से बंध जाएगा। अब देखिए, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, भारत के सभी राज्यों का समूह, तो भारत के सभी राज्य, भारत के अंदर कितने राज्य है? 28 राज्य है, मतलब ये एक नियम से बंध गया। तो ये क्या होगा? एक समुच्चय होगा। ये भी क्या होगा? एक समुच्चय है। फर्स्ट वाला क्या है? समुच्चय है। सेकंड वाला क्या हो? भारत के सभी राज्यों का समूह, ये भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा। अब देखिए, विश्व के महानतम व्यक्तियों का समूह, क्या आप इस देश के अंदर ये कह सकते हो कि एपीजे अब्दुल कलाम सबसे महान थे? क्या आप ये बोल सकते हो कि महात्मा गांधी सबसे महान थे? ठीक है, इन दोनों में से आप ये नहीं कह सकते हो कि महान कौन थे। विश्व के महानतम व्यक्तियों का समूह, मतलब हम यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सबसे महान था, कि महान व्यक्ति की व्यक्तियों का अगर हम एक कलेक्शन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन महान थे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए, हमने कहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम महान थे, ठीक है, और हमने बोल दिया कि महात्मा गांधी भी महान थे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में और भी कोई महान हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नियम नहीं बनाया गया कि सिर्फ भारत के अंदर 7 ही ऐसे लोग होंगे जो महान होंगे, ऐसा कभी भी नहीं बनाया गया। मतलब ऐसा नियम नहीं बनाया कि 7 लोग ही महान होंगे, 10 होंगे। जैसे कि हमने कहा कि अब्दुल कलाम के बारे में, फिर हमने कहा महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में और भी कोई महान हो। मतलब ऐसा निश्चित नहीं है कि महान कौन कौन होते हैं, उनका कोई ऐसा एक नियम नहीं है। ठीक है, हम बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद भी क्या थे? महान थे। और आने वाले समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी भी क्या है? महान व्यक्ति है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, तो ये क्या है? महान है। मतलब इसकी प्रोसेस क्या होती है? चलती जाती है। तो ये क्या होता है? विश्व के महानतम व्यक्तियों का समूह, ये सिर्फ क्या होता है? एक समूह होता है। क्या होता है? ये सिर्फ एक समूह है। क्या है? समूह है, समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय कौन कौन से? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का समूह, ये क्या होगा? एक समुच्चय है। क्या है ये? समुच्चय है। ठीक है, और इसके बाद भारत के सभी राज्यों का समूह, ये क्या है? एक समुच्चय है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पालतू पशुओं का समूह, किसकी बात करते हैं? पालतू पशुओं का समूह। तो क्या आपको ये पता है
कि पालतू पशुओं का कोई एक समूह होता है और उसके अंदर कोई एक विशेष नियम बना दिया गया? नहीं। तो ये क्या होगा? एक समूह होगा। क्या होगा? समूह है। क्या है ये? समूह है। अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये क्या है? एक समुच्चय है। क्या है? इसका मैं कारण बता रहा हूं। ये क्या है? एक समुच्चय है। क्या है ये? एक समुच्चय है। क्या है ये? एक समुच्चय। इसका कारण क्या है? देखिए, जो समुच्चय होता है, अगर हम इसका एक सेट बनाते हैं तो सेट बनाते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया ए एक सेट बना रहे, एक समुच्चय बना रहे। और समुच्चय का नियम ये होता है, जैसे कि यहां पर अगर हम देखते हैं TRIGONOMETRY, ठीक है। जब हम इसका एक समुच्चय बनाएंगे तो समुच्चय जो सेट होता है उसका नियम क्या होता है? उसका नियम ये रहता है कि किसी भी अवयव को हम दोबारा नहीं लिख सकते। तो इसके ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह, तो ये क्या है? एक समुच्चय है। क्या है ये? समुच्चय है। अब हम यहाँ पर 4, 5 तब रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ठीक है, ये किसका चिन्ह होता है? मैंने आपको बताया था ये अवयव का होता है। अवयव है या नहीं है? तो देखिए, ये जो साइन होता है ये किसको बताता है कि ये अवयव है, और ये क्या बताता है? अवयव नहीं है। तो देखिए, यहां पर जो पहला सवाल है, उन्होंने कहा है पहले सवाल में, क्या 5 अवयव है क्या सेट ए का? तो हम देखिए, क्या 5 जो सेट दिया गया है, हमको सेट क्या दिया गया है? सेट हमको दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इस प्रश्न ने आपसे ये पूछा है क्या 5 इस सेट ए के अंदर आता है? तो देखिए, यहां पर 5 जो है क्या सेट ए के अंदर आता है? तो इसका हल क्या बनेगा? पांच अवयव है किसका? सेट ए का। मतलब 5 जो है किसके अंदर आता है? सेट ए के अंदर आता है। तो देखिए, इसका सेकंड समझते हैं। सेकंड में क्या पूछा गया है? क्या 0 डैश डैश क्या अवयव है ए का? क्या 0 क्या समुच्चय ए के अंदर आता है? तो देखिए, क्या 0 इस सेट ए के अंदर है क्या? तो यहां पर ये 0 आता है, तो हम क्या बोलेंगे? 0 अवयव है किसका? सेट ए का। 0 अवयव है किसका? समुच्चय ए का। अब इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या पूछा गया है हमसे? थर्ड में पूछा गया है -10। क्या पूछा है? -10 क्या सेट ए के अंदर आता है क्या? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, क्या -10 समुच्चय ए के अंदर आता है? तो क्या यहां पर देखिए, इसके अंदर -10 है, जो 10 है क्या ये समुच्चय ए का अवयव है क्या? तो -10, तो यहां पर क्या आएगा? अवयव नहीं है। इसको क्या पढ़ते हैं? -10 अवयव नहीं है समुच्चय ए का। इसको पढ़ा क्या जाता है? -10 अवयव नहीं है समुच्चय ए का। यहां पर समुच्चय सेट क्या है? ए है। तो -10 अवयव नहीं है किसका? समुच्चय ए का। अब इसके बाद सबसे फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या बोला गया है? फोर्थ में क्या बोला है? क्या 1/2 इस सेट ए के अंदर आता है क्या? तो देखिए, क्या समुच्चय ए के अंदर हमको 1/2 दिखाई दे रहा है क्या? इसका मतलब क्या है कि 1/2 जो है वो अवयव नहीं है
किसका? समुच्चय ए का, मतलब सेट ए का ये अवयव नहीं है। कौन सा? फोर्थ वाला। अब इसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में क्या बताया गया है? फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या कहा गया है? क्या -3 सेट ए का अवयव है क्या? माइनस का जो 3 है, क्या ये समुच्चय ए का अवयव है? तो देखिए -3 किसके अंदर आता है? सेट ए के अंदर आता है। तो यहां पर क्या जाएगा? अवयव है। तो देखिए अब यहां पर आपसे क्या बोला गया था? यदि प्रश्न क्रमांक 3 में आपके पास एक समुच्चय दिया गया है, आपको क्या दिया गया है? एक समुच्चय दिया गया है, जिसमें सिर्फ आपको यह बताना है कि जो 5 है क्या समुच्चय ए का अवयव है। तो हमने यहां पर बोल दिया कि समुच्चय ए का अवयव है। तो ये क्या बन जाएगा? 5 अवयव है किसका? समुच्चय ए का। सेकंड देखिए, 0 क्या समुच्चय ए के अंदर आता है? सेट ए के अंदर आता है क्या? तो हाँ ये आता है, ठीक है। फिर इसके बाद -10 -10 क्या इसके अंदर है क्या? तो -10 नहीं है, तो -10 अवयव नहीं है किसका? समुच्चय ए का। अब यहाँ पर फोर्थ देखते हैं, क्या 1/2 समुच्चय ए के अंदर है? तो नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे नहीं है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3 अवयव है। बस ये क्या करना था हमको? यहाँ पर इस प्रश्न में इन साइन को, इन चिन्हों को यहाँ पर हमें लगाना था। अब देखिए अगला फोर्थ क्या है? प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे कहा गया है कि आपके पास 2 समुच्चय 2 सेट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सेट दिए गए हैं 2, जिसमें से सेट ए में आपसे कहा गया है कि जो सेट ए है इसके जो अवयव आपको दिए गए हैं PQRST। क्या है? PQRST। और बी जो है, बी में आपसे क्या कहा गया है? 1 3 5 7। इसके बाद डैश मतलब यहां पर जो सेट बी आपको दिया गया है, ठीक है, 1 3 5 7 डैश, ये क्या है? ऐसे अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहला, और ये कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं, ठीक है। तो यहां पर हम कितना आ जाएगा? 9। ऐसे डैश अनंत तक ये चलता जाता है। तो देखिए अब हमको यहां पर इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स, मतलब सत्य है या नहीं है। तो पहला देखते हैं हम। पहले में आपसे क्या कहा गया है? क्या 8 जो है क्या सेट बी के अंदर आता है क्या? तो देखिए सेट बी, इसके अंदर 8 आएगा क्या? तो इसके अंदर 8 नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? असत्य है। क्या बनेगा ये क्या बन जाएगा? असत्य, ठीक है। पहला क्या बन जाएगा? असत्य। अब इसके बाद आर क्या सेट ए के अंदर आता है? आर जो है क्या समुच्चय ए का अवयव है? इसको हम पढ़ते क्या है? आर, ये लगा दिया हमने, किसका साइन लगा दिया? अवयव का, ए। आर अवयव है, आर अवयव है किसका? समुच्चय ए का। क्या आर जो है वो सदस्य होता है क्या सेट ए का? तो यहां पर देखिए आर इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये सत्य है। क्या बन जाएगा? ये सत्य है। अब देखिए जो तीसरा है, तीसरे में आपसे क्या बोला है? ए अवयव नहीं है, ए अवयव नहीं है किसका? समुच्चय ए का। तो देखिए क्या जो सेट ए है, जो हमारा समुच्चय ए है, इस समुच्चय ए में क्या ए आता है क्या? नहीं आता है। तो ये क्या बन जाएगा? सत्य बन जाएगा। क्या बनेगा? ये सत्य बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए अवयव नहीं है समुच्चय ए का। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए अवयव नहीं है समुच्चय ए का। अब देखिए यहां पर देखिए क्या है? ये 9 है। क्या है? 9 है। और 9 क्या सेट बी के अंदर आएगा? तो ये क्या बन जाएगा? सत्य बनेगा। क्या बनेगा? ये सत्य। अब ये सत्य क्यों बन रहा है? क्योंकि यहां पर देखिए ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। 1 3 5 7, इसके बाद डैश तक ये चलती रहेगी। 7 के बाद क्या आ जाएगा? 9। तो ये 9 किसके अंदर आएगा? सेट बी के अंदर। तो ये क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा। अब देखिए सबसे लास्ट है टी, टी अवयव नहीं है।
टी अवयव नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे, टी अवयव नहीं है किसका, समुच्चय ए का। तो देखिए यहां पर जो टी है, क्या ये सेट ए का अवयव नहीं है क्या, तो है। देखिए यहां पर जो टी है ये किसके अंदर आ रहा है, सेट ए के अंदर आ रहा है, तो इसने क्या बोला कि नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, असत्य। क्या बन जाएगा ये, सत्य बन जाएगा। ठीक है, मतलब टी अवयव है किसका, समुच्चय ए का। अगर ये आता तो हम क्या लिखते कि ये सत्य है, लेकिन टी अवयव नहीं है समुच्चय ए का, तो ये क्या बन जाएगा, असत्य बन जाएगा।